हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है जीवाणुओं में जनन। देखो, जो जीवाणु होते हैं उसमें प्रजनन तीन प्रकार से होता है। नंबर एक पर कायिक जनन। नंबर एक पर होता है कायिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर दो पर अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड पर आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जीवाणुओं में तीन प्रकार से प्रजनन होता है। नंबर एक पर कायिक जनन, नंबर दो पर अलैंगिक जनन, नंबर तीन पर लैंगिक जनन। तो हम इसमें नंबर एक पर पढ़ेंगे कायिक जनन। नंबर एक पर पढ़ेंगे हम कायिक जनन। देखो, जीवाणुओं में जो कायिक जनन है, जब जीवाणु के अंदर कायिक जनन होता है तो उसमें जो जीवाणु की संरचना होती है, जैसे कि मान के चलो ये कोई भी गोलाकार जीवाणु है। आपने जीवाणु के प्रकार पढ़े थे, गोलाकार, छड़ाकार, विब्रियो, कोमा, स्पाइरिलम। ऐसे मान के चलो कि ये कोई जीवाणु है। जब जीवाणु में क्या होता है, कायिक जनन होता है, तो उसका जो कोशिका द्रव होता है उसमें किसी भी प्रकार का जो, यानी कि कोशिका द्रव का मतलब जो इसके अंदर भरा हुआ जो द्रव होता है वो, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। और जीवाणु जो है उसमें मतलब कि विशेष प्रकार की संरचनाएं निर्मित होती हैं और उन विशेष प्रकार की संरचनाओं के द्वारा ही कायिक जनन होता है। और ये विशेष प्रकार की संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, उसमें नंबर एक पर आता है द्विविखंडन। द्विविखंडन। ठीक है। द्विविखंडन क्या होता है? देखो, सबसे पहले कि ये कोई भी एक जीवाणु है और ये इसके सेंटर में इसका मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो है, क्योंकि जीवाणु है इसके अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली क्या होती हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। मान के चलो कि ये कोई भी जीवाणु है, ये इसकी संरचना है और ये यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है। तो सबसे पहले द्विविखंडन जो है ये कायिक जनन का एक भाग है। ये द्विविखंडन होता कब है? जब मतलब कि स्थिति अनुकूल होती है। अनुकूल का मतलब जैसे कि तापमान जो है वो अनुकूल होता है। तापमान के बाद ही हम बात करें कि भोजन की परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। जल जो है वो पर्याप्त होता है, यानी कि तापमान अनुकूल होता है, भोजन और जल पर्याप्त होता है। मतलब कि जीवन जीने के लिए जो स्थिति जो है वो बनी हुई है, अनुकूल है जीवाणु के, उस समय द्विविखंडन के द्वारा जीवाणुओं में कायिक जनन होता है। और ये जो द्विविखंडन है ये दो चरणों में होता है। नंबर एक पर होगा सबसे पहले केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन का मतलब कि ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये सबसे पहले क्या करता है, अपने डीएनए का मतलब कि द्विगुणन करता है। द्विगुणन करके अपनी जो संख्या है उसको क्या कर लेता है, दो गुना कर लेता है। तो सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन। क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ये क्या करता है, द्विगुणन करता है और द्विगुणन करके अपनी संख्या को क्या कर लेता है, दो गुना कर लेता है, जिसके कारण
एक डीएनए मतलब कि आधे डीएनए एक तरफ और आधे डीएनए एक तरफ, यानी कि यहाँ से जो दो डीएनए बनेंगे वो किधर चले जाएंगे, एक इधर और एक इधर, यानी कि एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, दो। ठीक है। उसके बाद केंद्रकों का जब विभाजन हो जाता है तो उसके बाद में नंबर 2 पर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जीवाणु है, जब इसमें केंद्रक द्रव विभाजन हो गया, एक केंद्रक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल है उसमें धीरे धीरे खांच बनने लगती है। धीरे धीरे क्या बनने लगती है, खांच बनने लगती है। और ये खांच धीरे धीरे क्या होती जाती है, गहरी होती जाती है। धीरे धीरे क्या होती जाती है, गहरी होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि एक जीवाणु से दो जीवाणु क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। एक जीवाणु से दो जीवाणु क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो विभाजन होता है, इस विभाजन को बोलते हैं हम द्विवीय विखंडन। और द्विवीय विखंडन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है। उसके बाद कायिक जनन का नंबर 2 भाग आता है कि पुटिका के द्वारा प्रजनन। पुटिका द्वारा जनन, ये कैसे होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब जीवाणु के लिए स्थिति प्रतिकूल होती है, द्विविखंडन हुआ है अनुकूल स्थिति में, लेकिन जब स्थिति प्रतिकूल होती है उस समय जीवाणु जो है, मान के चलो कि ये जीवाणु है और ये इसका है कोशिका द्रव। जब स्थिति प्रतिकूल होती है उस समय ये सारा का सारा कोशिका द्रव बिल्कुल सेंटर में आके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। एक जगह पर आकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और एक गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेता है। उस गोलाकार संरचना को बोला जाता है पुटिका। ये जो गोलाकार संरचना बनी है इसको बोलते हैं पुटिका। और जैसे स्थिति अनुकूल होती है, अनुकूल होने के पश्चात ये पुटिका यहाँ से अंकुरित होती है और अंकुरित होकर एक नए जीवाणु का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से पुटिका के द्वारा क्या होता है, जीवाणुओं में प्रजनन। उसके बाद नंबर 3 पर आता है गोनेडिया। गोनेडिया के द्वारा जनन कैसे होता है, देखो ये जो गोनेडिया के द्वारा प्रजनन है ये भी भैया प्रतिकूल परिस्थिति में ही होता है। प्रतिकूल स्थिति में ही होता है। और इसमें क्या होता है, जो जीवाणु है, इसमें क्या होता है कि जीवाणु के अंदर जो कोशिका द्रव जो है, जीवाणु के अंदर जो कोशिका द्रव है वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे खंडों में, मतलब कि कोशिका द्रव जो है वो छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं बन जाती हैं और इन गोलाकार संरचनाओं को बोला जाता है गोनेडिया। जैसे स्थिति अनुकूल होती है, अनुकूल होने के बाद ये जो इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। और फटने के बाद सारे के सारे गोनेडिया बाहर क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं और प्रत्येक एक गोनेडिया एक नए जीवाणु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीके से जीवाणुओं में कायिक जनन होता है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है अलैंगिक जनन। नंबर 2 पर आता है अलैंगिक जनन। देखो अलैंगिक जो जनन है वो जीवाणुओं में 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 कोनेडिया के द्वारा, नंबर 2 ओडियो बीजाणु के द्वारा, नंबर 3 अंतः बीजाणु के द्वारा और नंबर 4 धानी बीजाणु के द्वारा। तो नंबर 1 पर आता है सबसे पहले कोनेडिया के द्वारा। देखो होता क्या है, कोनेडिया के द्वारा प्रजनन एस्कोमाइसीटीज जो जीवाणु होते हैं, एस्कोमाइसीटीज जो जीवाणु हैं उनके जो हैं उनमें
कोनेडिया के द्वारा प्रजनन होता है। होता कैसे है? देखो, ये जो एस्कोमाइसीटीज जो जीवाणु होते हैं, ये एक तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं। कैसे संरचना होती हैं? तंतुनुमा संरचना होती है। और इन तंतुनुमा संरचना के अग्र सिरे पर, ये वाला हो गया आगे वाला भाग, अग्र सिरे पर अग्र अभिसारी क्रम में, मतलब कि आगे वाले सिरे पर आगे की तरफ धीरे 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 गोलाकार संरचनाएं निर्मित होती जाती हैं। अग्र सिरे पर अग्र अभिसारी क्रम में गोलाकार संरचनाएं निर्मित होती जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है कोनेडिया। जिन्हें क्या कहा जाता है? कोनेडिया। और ये कोनेडिया क्या होते हैं? यहाँ से पृथक होते हैं और पृथक होकर एक नए जीवाणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद नंबर 2, ओडियो बीजाणु द्वारा प्रजनन। देखो, एक्टिनोमाइसीटीज जो जीवाणु है, उसमें ओडियो बीजाणु के द्वारा क्या होता है? प्रजनन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो जीवाणु है, उस जीवाणु का जो कोशिका द्रव है, उसमें पट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पट। और पट बनने के बाद कोशिका द्रव छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। और प्रत्येक जो एक पट होता है, प्रत्येक जो एक पट, वो कहलाता है ओडियो बीजाणु। और ये ओडियो बीजाणु जैसे यहाँ से पृथक होता है, एक नए जीवाणु का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, अंत्य बीजाणु। देखो, अंत्य बीजाणु जो है, उसका निर्माण कैसे होता है? अंत्य बीजाणु के द्वारा प्रजनन प्रतिकूल स्थिति में होता है। जब स्थिति प्रतिकूल होती है तो उस समय सबसे बाहर की तरफ एक परत जो है, मोटी परत का निर्माण हो जाता है। जीवाणु की सबसे बाहर एक मोटी परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है। और ये जो मोटी परत है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। लेकिन जैसे ही स्थिति अनुकूल होती है, अनुकूल होने के बाद ये जो परत जो बनी है, ये परत जल का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है? जल का। और जल का अवशोषण करके ये क्या हो जाती? स्फीत हो जाती है। और स्फीत होने के बाद यहाँ से फट जाती है। और जैसे ही फटती है, फटने के बाद इसके अंदर जो बीजाणु हैं बने हैं, वो बाहर आते हैं और बाहर आकर नए जीवाणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आता है धानी बीजाणु। धानी बीजाणु बिल्कुल सिमिलर है जो गोनेडिया जो है उसके द्वारा जो जनन होता है वैसे। देखो कि सबसे पहले जो तंतुनुमा जो जीवाणु होते हैं, तंतुनुमा जीवाणुओं का जो कोशिका द्रव है, वो कोशिका द्रव क्या होता है? धीरे धीरे छोटे छोटे, मतलब कि गोलाकार संरचनाओं में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, सेम गोनेडिया के जैसे। और इनको यहाँ पर नाम दिया जाता है बीजाणुधानी। क्या नाम दिया जाता है? बीजाणुधानी। और ये जो बीजाणुधानियाँ हैं, जैसे स्थिति अनुकूल होती है, अनुकूल होने के बाद ये यहाँ से प्रत्येक एक स्पोर जो बना है, बीजाणु बना है, वो एक नए जीवाणु का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इस तरीके से जीवाणुओं में कायिक और अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद में हम अब बात करते हैं जीवाणुओं में कायिक जनन की। जीवाणुओं में कायिक जनन नंबर 3 पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, नंबर 3 पर आता है लैंगिक जनन। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब जीवाणुओं के मैं लक्षण बता रहा था स्टार्टिंग में, तो उस समय मैंने बताए थे जीवाणु जो है उसमें
लैंगिक जनन का अभाव होता है। सामान्यतः जो प्रजनन है वो किसके द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा होता है, लेकिन लैंगिक जनन जो है उसका अभाव होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इसके लक्षण बता रहे थे उसमें बताया था। देखो सामान्यतः जो जीवाणु है उसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है, लैंगिक जनन का अभाव होता है, लेकिन जीवाणुओं में आनुवांशिक जो पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल, उसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आनुवांशिक पदार्थ का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और ये स्थानांतरण जो होता है, इस स्थानांतरण को हम बोलते हैं रूपांतरण, यानी कि आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण। वैसे तो इसे बोलते हैं आनुवांशिक पुनर्योजन, ठीक है, आनुवांशिक पुनर्योजन। यानी कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन नहीं होता है, क्या होता है, आनुवांशिक पुनर्योजन। आनुवांशिक पुनर्योजन का मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, वो कहलाता है आनुवांशिक पुनर्योजन। और ये आनुवांशिक पुनर्योजन 3 प्रकार से होता है, जिसमें नंबर 1 पर आता है रूपांतरण। नंबर 1 पर आता है रूपांतरण, ठीक है। रूपांतरण क्या होता है, देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसने 1928 में 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसने सबसे पहले एक बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया जो है, इसका मतलब कि संवर्धन माध्यम में इसका संवर्धन करवाया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाया, और संवर्धन करवा के इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की 2 स्ट्रेन प्राप्त की, प्रभेद प्राप्त की। एक प्रभेद थी इसकी आर और एक प्रभेद थी इसकी एस। एक थी आर प्रभेद और एक थी एस प्रभेद, ठीक है। अब ये जो आर प्रभेद और एस प्रभेदी क्या होती हैं, इसके बारे में इसने कैसे बताया, देखो आर जो है, आर का मतलब होता है रफ, एस का मतलब होता है स्मूथ, रफ का मतलब होता है भैया खुरदरा, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, ठीक है। देखो रफ का मतलब होता है खुरदरा, इसका मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, इसकी जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति खुरदरी है। खुरदरी का मतलब कैसी है, रफ है। इसका मतलब कि इसके चारों तरफ, मैंने आपको ध्यान करो संरचना बताई थी जीवाणु की, और उसके सबसे बाहर नंबर 1 पर हमने पढ़ी थी स्लाइम लेयर, अवपंक परत, ठीक है, अवपंक परत पड़ी थी, जो एक कैप्सूल नुमा संरचना होती है, ठीक है। यदि किसी जीवाणु के बाहर कैप्सूल नहीं होता है, संपुट नहीं होता है, तो वो कैसा होता है, जीवाणु खुरदरा होता है। यानी कि जिसमें क्या नहीं होता है, कैप्सूल नहीं होता है, संपुट नहीं होता है, वो कैसा होता है, खुरदरा होता है, ठीक है। ये जो खुरदरा है, जो जीवाणु है, उसको बोला गया आर स्ट्रेन, आर प्रभेद बोला गया उसे। उसके बाद एक ऐसा जीवाणु जिसके चारों तरफ क्या होती है, कैप्सूल जो होती है, कैप्सूल होती है कोशिका भित्ति के बाहर, संपुट होता है, यानी कि इसकी बाह्य परत कैसी होती है, चिकनी होती है, स्लाइम होती है। उस प्रभेद को नाम दिया गया एस प्रभेद, ठीक है।
आर प्रभेद। एक बात और, मैंने आपको स्लाइम लेयर जो है औपंग परत उसके कार्य बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि स्लाइम लेयर के अंदर प्रतिजैनिकता के गुण होते हैं, मतलब कि रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्लाइम लेयर नहीं है तो ये वाली प्रभेद क्या नहीं करेगी, रोग उत्पन्न नहीं करेगी। कौन सी? खुरदरी वाली। यानी कि आर प्रभेद जो होती है वो रोग कारक नहीं होती, रोग कारक नहीं होती है। और जो एस प्रभेद होती है स्मूथ, जिसके चारों तरफ कैप्सूल होता है, ये कैसी होती है भैया? रोग कारक होती है। कैसी होती है? रोग कारक होती है। ठीक है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने, और क्या बताया कि सबसे पहले उन्होंने एक चूहा लिया और चूहे के अंदर आर जो प्रभेद है, आर प्रभेद को इन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाया। चूहे में क्या करवा दिया? इंजेक्ट करवाने के बाद अब सोचो आर प्रभेद है, आर प्रभेद रोग कारक नहीं है तो रोग नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर चूहा जो है वो रोग कारक नहीं होगा, यानी कि उसमें रोग नहीं होगा, यानी कि रोग कारक अनुपस्थित। ठीक है, जब रोग कारक अनुपस्थित है तो चूहा नहीं मरेगा, चूहा नहीं मरता है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? एस जो प्रभेद है उसको इंजेक्ट करवाया, किसमें? चूहे में। चूहे में इंजेक्ट करवाने के बाद उसमें क्या उत्पन्न हो गया? रोग उत्पन्न हो गया, और रोग उत्पन्न होने से चूहा क्या हो जाता है? मर जाता है, चूहा मर जाता है। ठीक है, उसके बाद उसने एस प्रभेद को क्या किया? ताप देकर, हीट देकर गर्म किया, ताप देकर उसे क्या किया? मृत किया। ताप मृत एस प्रभेद। ठीक है, और इसके बाद इसने इसे चूहे में इंजेक्ट करवाया। अब जब इसने इंजेक्ट करवाया तो इसका जो रोगजनक होता है वो क्या हो जाता है भैया? नष्ट हो जाता है। रोग कारक क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के बाद चूहा नहीं मरता है, क्योंकि रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, स्लाइम लेयर है, वो क्या होगी? नष्ट हो गई है, रोग कारक नष्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? आर प्रभेद प्लस ताप मृत एस प्रभेद दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाकर उसे चूहे में इंजेक्ट किया। चूहे में इंजेक्ट करने के बाद चूहे में रोग उत्पन्न हुआ, और रोग उत्पन्न होने के बाद चूहा मर गया, चूहा मर गया। तो उसने यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकाले? देखो, सबसे पहले आर प्रभेद रोग कारक होती है? नहीं होती, क्योंकि आर प्रभेद रफ का मतलब खुरदरी, खुरदरी का मतलब चारों तरफ कैप्सूल नहीं, और कैप्सूल नहीं है तो रोग कारक नहीं है। ठीक है, तो आर प्रभेद को जैसे चूहे में इंजेक्ट करवाया, रोग कारक अनुपस्थित रहे, क्योंकि रोग कारक नहीं है, चूहा नहीं मरता है। एस प्रभेद रोगकारी होती है, चूहे में इंजेक्ट करवाया, रोग उत्पन्न हुआ, चूहा मर गया। फिर एस प्रभेद को उसने हीट देकर उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद उसका रोग कारक क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट हो जाता है तो चूहे में इंजेक्ट करवाया, रोग कारक नष्ट, चूहा नहीं मरता है। फिर दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद चूहे में इंजेक्ट करवाया, चूहे में रोग उत्पन्न हुई, चूहा मर गया। तो इसका निष्कर्ष यहाँ पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या निकाला कि कभी भी जिंदगी भर जेनेटिक जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। यानी कि उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसको ताप मृत करने के बाद रोग कारक नष्ट हुआ है, लेकिन डीएनए नष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जीवित है आर प्रभेद, ये मृत है एस प्रभेद, इसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए इसके पास में है।
यहाँ पर ताप मृत एस प्रभेद का मतलब कि रोग कारक नष्ट हुआ है, ना कि डीएनए। क्या नष्ट हुआ है? रोग कारक नष्ट हुआ, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं वो नष्ट हुए, ना कि डीएनए। तो डीएनए कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे ही इसका डीएनए जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो यहाँ पर जैसे वो एंटर करेगा आर प्रभेद में, वो यहाँ पर जाकर क्या करता है? अपनी कॉपी बना लेता है। यानी कि एस प्रभेद का जो डीएनए है वो कहाँ पर चला गया? आर प्रभेद में। और जैसे ही आर प्रभेद में जाता है तो वो स्वयं की यानी कि आर प्रभेद जो है उसके डीएनए का भी द्विगुणन करता है, प्लस एस जो प्रभेद है उसके डीएनए का भी क्या करता है? द्विगुणन करता है। तो इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरण होता है, और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कभी भी नष्ट नहीं होता है। आनुवांशिक पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इस क्रिया को क्या बोला गया? रूपांतरण कहा गया। रूपांतरण का मतलब आनुवांशिक पदार्थ का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। तो इस प्रकार से जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्योजन होता है। नंबर 1 रूपांतरण। ठीक है।